करते हैं अपन। केस नंबर 8 में सबसे पहले हम डायग्नोसिस करेंगे। तो इसमें देखो ये जो बीपी है ना 190 ओवर 120 लिखा हुआ है। तो एक डायग्नोसिस आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, मतलब इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो रहा है। इसका क्राइटेरिया है मोर देन और इक्वल टू 180 सिस्टोलिक और 120 डायस्टोलिक। इनमें से कुछ एक या फिर दोनों फुलफिल हो रहे हैं तो इसको अपन बोलेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसका प्राइमरी डायग्नोसिस हो गया। इसके बाद में ये जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है इसके दो कैटेगरी होती है, एक अर्जेंट और एक होता है एमरजेंट। ठीक है, ठीक। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में ये दो हो गए, अर्जेंसी एमरजेंसी। और यहाँ देखो ये सिस्टोलिक है और ये डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, तो इनका जब अपन माइनस करके आंसर निकालेंगे, इनका डिफरेंस 190 माइनस 120, तो ये आ जाएगा, तो ये 70 है। इसे अपन बोलते हैं पल्स प्रेशर, मतलब सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक को अपन बोलते हैं पल्स प्रेशर। अगर ये पल्स प्रेशर मोर देन या इक्वल टू 60 है तो इसे हम बोलते हैं वाइड पल्स प्रेशर। और ये वाइड पल्स प्रेशर, ये दो चीज़, वाइड पल्स प्रेशर एक तो, और दूसरी चीज़ ये एक्सेंचुएशन ऑफ सेकंड टोन ऑन द अओर्टा। ये दो चीज़ है ना, ये सर की बुक के अंदर ये सिम्टोमेटिक HMOD के अंदर आता है। ये तो मोर देन 60 क्या नाम है पल्स प्रेशर हो गया, इसका मतलब है अओर्टा अओर्टिक स्टेनोसिस हो गया, स्टिफनेस हो गया। और दूसरा, ठीक। तो हाँ, उसके बाद में ये और साइंस ऑफ HMOD दे रखे हैं। इसके अंदर ये है सेकेंड हार्ट टोन झुकी जा रहा है, जो मरमर दे रहा है ऐसा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक एसिम्प्टोमेटिक HMOD है। HMOD का मतलब हाइपरटेंशन टेंशन मीडिएटिव और ऑर्गन डैमेज, हाइपरटेंशन मीडिएटिव ऑर्गन डैमेज, ये HMOD है। और HMOD अगर एसिम्प्टोमेटिक है, ये देखो HMOD इधर लिखा हुआ, ये एसिम्प्टोमेटिक है तो अपना स्टेज 2 हो गया। ठीक है, तो इससे अपन को स्टेज 2 भी पता चल गया। और HMOD है एसिम्प्टोमेटिक, इससे अपन को ये पता चल गया कि ये हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है। और अब इस पेशेंट का जो बीपी है वो 90 से ऊपर है। ठीक है, तो 90 से ऊपर आ जाएगा अपना सीधे, ये 90 से ऊपर सिस्टोलिक 180 से ऊपर, तो 90 से भी ऊपर हुआ ये, तो ये सीधे अपना आ जाएगा ग्रेड 3 में। तो अपना डायग्नोसिस हो गया ग्रेड 3 और स्टेज 2 HMOD की वजह से, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और वो भी अर्जेंसी। ये डायग्नोसिस इधर लिखा हुआ है। अनकंट्रोल्ड और अनकॉम्प्लिकेटेड ये सेम चीज़ हुई, ग्रेड 3 स्टेज 2। अब हाई रिस्क है ना, ये हाई से वेरी हाई रिस्क दोनों हो सकता है, हाई टू वेरी हाई रिस्क। क्योंकि अगर हम इस टेबल में देखें तो स्टेज 2 और ग्रेड 3 है ना, ये और ये, तो इधर आएंगे अपन, तो हाई टू वेरी हाई, तो दोनों लिख सकते हैं वहाँ पर। ये हमारा डायग्नोसिस। उसके बाद में हम ओबेसिटी करेंगे। ओबेसिटी का हमें ग्रेड निकालना जरूरी है। ओबेसिटी ग्रेड 1 है। ग्रेड 1 किस हिसाब से है, ये जो ओबेसिटी का ये है ग्रेड 1 32 लेस देन 35 BMI, तो BMI है 33, तो ये आ जाएगा ग्रेड 1। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये हम कैसा पता चलेगा, ये एक्सेंचुएशन ऑफ सेकंड हार्ट टोन से। तो हमारा डायग्नोसिस पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट ऑफ केस नंबर 8। ठीक, फिर ये जो सेकंड क्वेश्चन है जस्टिफिकेशन, इसमें जो ऊपर जो भी ये डायग्नोसिस के कॉज मैंने बताया कि क्यों कैसे क्यों ये होगा, हेपेटाइटिस क्या क्राइसिस क्यों है, अर्जेंसी क्यों है, पल्स प्रेशर है वाइड है उस वजह से, स्टेज क्यों है, ग्रेड क्यों, वो सब लिखना है इसमें। अब केस नंबर ये थर्ड क्वेश्चन इसी केस का, इसमें है इमरजेंसी केयर बताना पे। तो इसमें क्या होता है, देखो अर्जेंसी होता है, इसमें देखो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में दो चीज़ होती है, अर्जेंसी इमरजेंसी। तो अर्जेंसी और इमरजेंसी, तो अर्जेंसी में क्या होता है कि हमें है ना 2 घंटे में 2 आवर्स में हमें 25% तक जो बीपी होता है ना पेशेंट का उसको लो करना होता है, 25% तक 2 घंटे में। और उसके बाद में 24 आवर में हमें उसे नॉर्मल पोजीशन पे लाना होता है। फिर 24 आवर्स में उसका टारगेट बीपी होगा हर पेशेंट का अलग अलग, वहाँ तक हमें लाना है। और जो एमरजेंट पेशेंट है उसमें हमें
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें टारगेट बीपी पे जाना है। और इसमें इमरजेंसी में हमें जो ट्रीटमेंट देना होगा ना, वो हमें इसके कॉज के हिसाब से हम देंगे। और ये जो केस है ये अर्जेंसी का है, तो हमें ध्यान देना है इस चीज़ पे। 25% डिक्रीज इन बीपी विद इन 2 आवर्स, बाद में 24 आवर्स में टारगेट पे आना है। ये हमारा केस है अर्जेंसी, तो इसके ऊपर ध्यान देना हमें। तो ये वाला केस हो गया केस नंबर 3। अब हम करेंगे केस नंबर 4। इसमें क्या है, तो ये अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमें क्या, एडिशनल एग्जामिनेशन। तो जितने भी केस आए हमारे हाइपरटेंशन के, उनके कुछ एग्जामिनेशन, कॉमन एग्जामिनेशन है वो बताता हूँ मैं। क्या चाहिए तुझे, बता, मैं ढूंढता हूँ। ये जो बुक है ना 26 पेज नंबर सर की बुक के अंदर, इसमें है ना इधर दे रखा है कि जितने भी अपने हाइपरटेंशन के केस आएंगे उन सब में अपन ये एग्जामिनेशन अगर पूछ लिया क्वेश्चन में तो अपन डाल सकते हैं। ये जितने भी हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, HbA1c, हमें डायबिटीज़ को चेक करने के लिए, लिपिड प्रोफाइल, ताकि हम स्टेटस देना है या नहीं देना पेशेंट को क्रोनिकली वो चेक करें। कोलेस्ट्रॉल चेक कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स चेक कर सकते हैं, सोडियम पोटेशियम लेवल चेक कर सकते हैं, ताकि अगर कोई उसे एरिथमिया वेरिथमिया के चांस ना पड़े अगर डायबिटिक दे रहे हैं अपन तो। यूरिक एसिड चेक कर सकते हैं, क्रिएटिनिन और EGFR चेक कर सकते हैं, ये रीनल फंक्शन चेक करने के लिए कि रीनल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है किडनी, और उसी हिसाब से दवाई दे सके उसे। और लीवर फंक्शन, क्योंकि कुछ कुछ ड्रग्स होती है जो लीवर पे अफेक्ट करती है, लीवर से एक्सक्रीट होती है, कुछ होती है किडनी से एक्सक्रीट, तो उस हिसाब से हम इन्हें चेक कर लेते पहले ही। और यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें हम है ना देख सकते हैं, यूरिन में हम देख सकते हैं मेटानेफ्रिन्स और नॉन मेटानेफ्रिन्स, और वैन वैन मेंटलिक एसिड, इन्हें हम देखते हैं 24 आवर्स के लिए। और ये हमें बताता है अगर पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा तो नहीं है, क्योंकि इसमें है ना इसका बीपी बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर चांस है कि, क्योंकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से। फियोक्रोमोसाइटोमा एक ट्यूमर है एड्रिनल ग्लैंड का, जिससे कैटेकोलमीन्स रिलीज होते हैं और बीपी बढ़ जाती है। और हम 24 आवर्स कॉर्टिसोल चेक कर सकते हैं, अगर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कुशिंग्स डिजीज़ या कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है कॉज सेकेंडरी हाइपरटेंशन का इस केस में। और 12 लीड ECG कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन है, ये तो ये लिख ही सकते हैं हर हाइपरटेंशन में। उसके अलावा एक्सरे हो गया, और इको हो गया, अगर उससे कोई कार्डियक एनलार्जमेंट, जैसे इस केस में है ना बता रखा है कि उसका LVH है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी है, क्योंकि जो S2 साइंड है वो है ना एक्सेंचुएटेड है इसलिए। उसके बाद में एब्डोमेन का डॉपलर कर सकते हैं किडनी देखने के लिए, एनोरिज्म देखने के लिए, और इसका किडनी फंक्शन देखने के लिए, और फियोक्रोमोसाइटोमा देखने के लिए। इसके लिए हम डॉपलर कर सकते हैं। इसका बीपी वैसे भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने के चांस ज़्यादा है। और ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं कि अपन देख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड हाइपरटेंशन के अपन अगर देखना चाहते हैं कॉज की है या नहीं, रूल आउट करना चाहते तो उसमें हम 24 आवर, ये मैं बता चुका, फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए मेटानेफ्रिन, कुशिंग्स के लिए कॉर्टिसोल, और हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए थायरॉयड फंक्शन टेस्ट। इसमें TSH, T3 और T4 ऐसे लिख लेना थायरॉयड फंक्शन टेस्ट में। और पैराथायरॉयडिज्म के लिए, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के पैराथायरॉयड हार्मोन का टेस्ट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा टेस्ट है, और मेन टेस्ट ये है। ये सब हम एग्जामिनेशन में, जहाँ भी जिस भी केस में हाइपरटेंशन का केस हो तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, फॉलो थेरेपी। ठीक, तो इस केस में हाँ, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें हमें थेरेपी पूछ रखी है, ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होगा, पहले अपन ड्यूअल कम्बिनेशन देंगे, 2 ड्रग देंगे। उसका अंदर अपन 3 ड्रग देंगे, अगर उससे सही नहीं हुआ तो। उसका अंदर 3 ड्रग से भी अगर सही नहीं हुआ तो उसका अपन 3 जो ड्रग है ना, इनके हाईएस्ट डोज जितना अपन दे सकते हैं विदाउट हार्म किए उसको, पेशेंट को, उतना देंगे। उससे भी अगर ट्रीट नहीं हुआ तो उसे अपन कहेंगे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की डेफिनेशन होती है,
हाँ, इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की मोर देन 40 या फिर मोर देन 90 डायस्टोलिक ऐसा इसका बीपी होगा। 3 ड्रग हम पहले ही दे चुके हैं उसके एडिक्वेट डोज तक, और फिर भी अगर, और उसमें से 3 ड्रग में से एक डाययूरेटिक है, और फिर भी अगर पेशेंट सही नहीं हुआ तो इसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो अगर पेशेंट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का है तो हम बाद में ऐसे स्पाइरोलेक्टोन चालू कर देंगे इसका, और ऊपर की थेरेपी चलने देंगे। तो इसमें इसे ड्यूअल थेरेपी बोलते हैं क्योंकि इसमें ना ए प्लस बी और डी है, या तो ये ए तो देना ही है, इनमें से कोई एक दे दो। और उसका इसमें ट्रिपल थेरेपी बोलते हैं अगर ये इससे नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, ए प्लस सी प्लस डी, तो तीनों ड्रग दी जा रही है इधर, तो ट्रिपल थेरेपी हो गया। और थर्ड में है, इसमें 2 पिल होगी, उसमें एक पिल में तो होगा ये तीनों ट्रिपल थेरेपी वाला, और दूसरी पिल में होगा स्पाइनोलेक्टोन, इसलिए इसको 2 पिल बोल रहे हैं। और ये दोनों एक एक पिल होगी, इसमें एक ही पिल में 2 ड्रग है, इसमें एक ही पिल में 3 ड्रग है, ऐसा। और इसमें है ना क्वेश्चन में मोनोथेरेपी और कॉम्बिनेशन थेरेपी में ऑप्शन दिया था, इनमें से कौन सा दोगे तुम मोनोथेरेपी है ना कुछ कुछ ही लोगों को दिया जाता है, इसका है ना एग्जांपल है, एक तो लो रिस्क ग्रेड 1 हाइपरटेंशन को, और दूसरा है और वेरी ओल्ड मोर देन 80 ईयर्स या 80 ईयर्स तक के लोग, और एक बहुत ही सिक पेशेंट जो होते हैं उन लोगों को, मतलब इन सबको हम मोनोथेरेपी देंगे। ये जो है ना, ये पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है, ये वाला जो चार्ट है ये है अपना हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए। और हमारा पेशेंट इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, इसलिए हम उसे अपन मोनोथेरेपी ना दे के कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी में 2 या 3 ड्रग यूज़ की जाती है।